हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस्मा के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों उस्मा के जो यानी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 22 क्वेश्चन मैंने आपको इसके यानी पहले वाले पार्ट में करा दिए हैं। दोस्तों वो 22 क्वेश्चन हमारे जो ताप मिति है यानी दोस्तों ताप मिति तापने के जो यानी जितने पैमाने हैं उसके यानी आधारित क्वेश्चन थे। दोस्तों आज अपन करेंगे 28 क्वेश्चन और ये 28 क्वेश्चन में दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन हमारे तापीय प्रसार के होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे कैलोरीमिति के होंगे। तो दोस्तों आज हमारा इसका सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा इसका 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में दोस्तों मैं क्या बताना है कि जब एक ताम्र गेंद को गर्म किया जाता है तब अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होती है। आपको क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास एक तांबे की गेंद है, यदि इसको गर्म किया जाता है तो आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रतिशत जो वृद्धि होगी वो इसके व्यास में होगी या क्षेत्रफल में होगी या आयतन में होगी। दोस्तों एक बात यानी इसको दो मेथड से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बात तो अपन यानी याद रखना है कि कोई भी वस्तु है उसका दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, इन तीनों के अंदर आपको संबंध पता होना चाहिए। यदि दोस्तों इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक हमारा एल्फा है, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक हमारा बीटा है एवं जो आयतन प्रसार गुणांक दोस्तों हमारे इसका गामा है। तो दोस्तों याद रखना इन तीनों के अंदर जो संबंध होता है, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। एंड दोस्तों यदि आपको ये अनुपात याद नहीं रहता तो हम जानते हैं कि दोस्तों मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, तो दोस्तों यानी कि ये r हो गई। इसका क्षेत्रफल हमारा πr² होता है और दोस्तों ये यानी इसका जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि यदि हमारा त्रिज्या के अंदर परिवर्तन यदि 1% का हो रहा है तो दोस्तों यानी कि हमारा क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा क्योंकि यह r² के समानुपाती होता है। और आयतन के अंदर दोस्तों यह 3% का हो जाएगा क्योंकि यह क्यूब के साथ समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोस्तों एक तांबे की गेंद को यदि गर्म किया जाता है तो सबसे अधिकतम यानी जो प्रतिशत वृद्धि होती है वो आपकी किस में हो जाएगी, वो हो जाएगी आयतन में। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों आपको घनत्व भी दिया हुआ है। घनत्व दोस्तों अपन जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट रहता है वो आयतन हमने जानते हैं कि आयतन में वृद्धि होती है। तो इसके कारण घनत्व में तो अपने आप यानी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें कमी होगी न कि वृद्धि होगी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी गर्म करने पर जो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी वो कहाँ पर हो जाएगी, मेरी आयतन में। दोस्तों इनका जो यानी जो हमारा ताप गुणांक है या फिर जो प्रसार गुणांक है वो याद रखना, जो एल्फा बीटा एवं गामा का जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो 24 का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बताना है कि तप्त करने पर प्रसार केवल ठोसों में होता है या पदार्थ का भार बढ़ा देता है या पदार्थ का घनत्व कम कर देता है या सभी द्रवों एवं ठोसों में समान दर्शी होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो तापीय प्रसार होता है वो केवल ठोसों में नहीं होता है, गैसों एवं द्रवों में भी होता है। तो हमारा पहले वाला हो जाएगा गलत। दूसरे में क्या दिया हुआ कि यह भार में बढ़ा देता है, दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों यदि अपन किसी भी यानी वस्तु के अंदर टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो दोस्तों इसका आयतन का मान बढ़ता यानी प्रसार होता है और इसका आयतन में वृद्धि होने के कारण इसके घनत्व में कमी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो मास होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हो कि उसके घनत्व में कमी हो जाती है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका यदि द्रव्यमान समान हो और आयतन में वृद्धि हो रही तो इसका मतलब क्या है कि इसके घनत्व में कमी हो रही है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। एंड दोस्तों कोई भी वस्तु है उसको गर्म करने पर उसके अंदर जो प्रसार होता है उसके कारण दोस्तों उसका जो घनत्व होता है उसके अंदर कमी हो जाती है, यानी उसके घनत्व को कम कर देता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 25वें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि गामा आयतन प्रसार गुणांक वाले एक द्रव्य को गामा/3 रेखीय प्रसार गुणांक वाले पात्र में गर्म करने पर पात्र में द्रव्य का स्तर। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक पात्र है, यानी दोस्तों इसके अंदर यानी कोई द्रव्य पदार्थ हुआ है। दोस्तों पात्र का जो तुम्हारा जो आयतन यानी रेखीय प्रसार गुणांक आपको दिया हुआ है वह हमें कितना दिया हुआ है, गामा/3 दिया हुआ है। और दोस्तों द्रव्य का जो हमारा आयतन प्रसार गुणांक वो हमें गामा दिया हुआ है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है एवं जो आयतन प्रसार गुणांक होता है और जो आयतन प्रसार गुणांक है, इन तीनों के अंदर जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। तो यदि दोस्तों हमें यानी रेखीय प्रसार गुणांक हमें क्या दिया हुआ है, गामा/3 दिया हुआ है, तो इस यानी पात्र का दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं रेखीय का 3 गुना होता है आयतन प्रसार गुणांक।
गुणांक, तो आयतन प्रसार गुणांक इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो द्रव्य है उसका आयतन प्रसार भी गुणांक गामा है, एवं जो हमारा जो पात्र है इसका आयतन प्रसार गुणांक भी हमारा गामा है। तो दोनों का यानी प्रसार गुणांक समान होने के कारण दोस्तों जितना आयतन इस पात्र में वृद्धि होगा उतना ही आयतन इसके द्रव्य में वृद्धि होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो द्रव्य का स्तर होगा न तो गिरेगा न बढ़ेगा। यानी दोस्तों मान लेते हैं कि इसके आयतन में हमारी 2% की वृद्धि हो रही है, तो हमारा पात्र का आयतन होगा इसमें भी 2% की वृद्धि हो जाएगी। यानी जिस प्रकार से इस पात्र का आयतन बढ़ेगा उसी प्रकार से हमारा द्रव्य का आयतन बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो में समान दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हमारा और भी अच्छे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी 26वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया कि दोस्तों आपके पास इस प्रकार से कोई एक पट्टिका है, यानी द्विधातु यानी पट्टिका है। अब दोस्तों हमारी यानी दो यानी धातुओं से बनी हुई है इस प्रकार से। अब हमें क्या दिया हुआ है कि उसको हम एक गर्म करते हैं, तो आपको बताने कि दोस्तों वह नहीं मुड़ेगी, या हेलिक्स के रूप में मुड़ेगी, या चाप यानी के रूप में मुड़ जाएगी, अधिक प्रसारित होने वाली धातु बाहर की ओर होगी, या चाप के यानी रूप में मुड़ जाएगी, या अधिक प्रसारित होने वाली धातु अंदर की ओर होगी। दोस्तों इसका अंदर क्या होगा कि दोस्तों यदि अपन इसको गर्म करते हैं तो दोस्तों जिसका प्रसार गुणांक अधिक होता है तो उसके अंदर से तो प्रसार अधिक मैक्सिमम हो जाएगा, जिसका प्रसार गुणांक कम होता है उसके अंदर प्रसार कम होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारा बाहर वाली जो पट्टी है इसका प्रसार गुणांक ज़्यादा है, तो दोस्तों इसके अंदर प्रसार ज़्यादा हो जाएगा इस प्रकार से, और अंदर वाली पट्टी में प्रसार कम होने के कारण दोस्तों यही इस प्रकार से मुड़ जाएगी। यानी यदि अधिक मुड़ेगी तो दोस्तों अधिक यानी बाहर की तरफ हो जाएगी, अंदर यानी यह कम मुड़ेगी तो अंदर की तरफ इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों यानी कि जो हमारी कम मुड़ेगी, जिसका कम प्रसार होगा वो अंदर की तरफ होगी, जिसके अंदर ज़्यादा प्रसार होगा वह बाहर की ओर होगी, और वह एक यानी चाप के रूप में मुड़ जाएगी। या आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, दोस्तों सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि वह एक चाप के रूप में मुड़ती है तथा अधिक प्रसारित होने वाली धातु बाहर की ओर होगी। दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी यदि हमारी कोई इस प्रकार से धातु है, इसके यानी दोस्तों बाहर वाली यानी पट्टी का हमारी जो यानी पट्टी होती है, यानी उसके अंदर यदि अधिक प्रसार हो रहा है तो दोस्तों यानी अधिक प्रसार होने के कारण यही इस प्रकार से मुड़ जाएगी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक ठोस गेंद के अंदर एक सेकेंडरी गुहिका है, यदि गेंद को गर्म किया जाए तब गुहिका का आयतन होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से एक यानी ठोस गेंद है और उसके अंदर एक गुहिका दी हुई है। यदि दोस्तों इस गेंद है उसको यदि अपन गर्म कर देते हैं, उसको टेम्परेचर दे देते हैं, तो आपको बताना कि हमारी जो गुहिका होगी इसके अंदर इसकी जो वॉल्यूम होगी वो किस प्रकार से चेंज होगी। तो याद रखना दोस्तों, अपन जानते हैं कि हमारे कोई भी यानी धातु को यदि अपन टेम्परेचर देते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर एक्सपेंशन होता है यानी प्रसार होता है। तो प्रसार होने के कारण दोस्तों हमारी जो धातु होगी यानी कि उसकी यानी रेडियस भी बढ़ जाएगी। तो यानी रेडियस बढ़ने के कारण दोस्तों इस गुहिका का जो आयतन होगा वह भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर गेंद एवं गुहिका है, उन दोनों के ही आयतन में वृद्धि होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इस समय में जो बच्चा यानी कि लापरवाही कर रहा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए दोस्तों यानी कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो जैसे ही एयरफोर्स की एग्ज़ाम होगी उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो दोस्तों इस समय में आप अपनी पढ़ाई को यानी कि रेगुलर रखना है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा यानी कि यदि आप यानी एग्ज़ाम डेट आने के बाद दोस्तों अचानक से पढ़ना स्टार्ट करोगे आप पर स्ट्रेस हो जाएगा, अलग ही प्रकार का दोस्तों आपके ऊपर तनाव हो जाएगा और उसके अंदर आप यानी कि अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास यानी पर्याप्त समय मिला है तो इस समय का दोस्तों सदुपयोग कीजिए, इसके अंदर यानी जितना हो सके उतना रिविजन करिए। दोस्तों यदि आपकी तैयारी पहले यानी बहुत अच्छी थी तो अब आपको उसको और बेहतर करना है, नहीं कि अब यानी पढ़ाई को बंद कर देना है। यदि आप पढ़ाई को बंद कर देंगे तो दोस्तों कई ऐसे बच्चे हैं यानी कि मेरे साथ का दोस्तों बच्चे हैं वो यानी कि रूम पर लगे हुए होते हैं, यानी नीम का थाना हमारा यानी पर एक शहर है वहाँ पर रूम है, तो दोस्तों यानी कि रेगुलर वह मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस समय में यदि आप नहीं पढ़ोगे दोस्तों कई ऐसे बच्चे होंगे वो यानी कि जो रेगुलर कंटिन्यू यानी रीडिंग कर रहे हैं उसकी तैयारी पहले यदि आपसे कम थी तो दोस्तों वह आपसे ऊपर चले जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को दोस्तों में यानी कमी नहीं रखनी है और हमें यानी रेगुलर यानी पढ़ाई करते रहना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 28 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि
1 लीटर एल्कोहल का वजन होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपका एल्कोहल है, आपको 1 लीटर एल्कोहल लेना है, तो आपको बताना है कि इसका जो वजन होगा वो गर्मियों में अधिक होता है या सर्दियों में अधिक होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यानी कोई भी वस्तु है, यदि वह उसको गर्म किया जाता है ऊष्मा पाकर, दोस्तों उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, यानी उसके आयतन में वृद्धि होती है, वो मतलब कि इसका घनत्व होता है दोस्तों वह हमारा कम होता है। यदि इसके वैल्यूम में वृद्धि हो रही है तो उसके घनत्व में कमी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, गर्मियों के अंदर जो हमारा जो एल्कोहल होता है उसका घनत्व कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण दोस्तों हमारा जो 1 लीटर यानी एल्कोहल होगा उसका द्रव्यमान भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में उसका जो वजन होता है वो हमारा कम होता है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के अंदर क्या होता है कि एल्कोहल का प्रसार होता है। तो इस 1 लीटर वाले पात्र के अंदर जो एल्कोहल निवड़ेगी यानी दोस्तों कम आएगी, यानी इसका अंदर जो 1 लीटर यानी दोस्तों हमारा जो एल्कोहल होगा उसका जो मास होगा वह हमारा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारे जल की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है। तो दोस्तों याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है, इस पर जो हमारा जल होता है उसका घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक बेलन को गर्म करने पर इसके लंबाई में वृद्धि 2% है, तो इसके आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि हमारे पास इस प्रकार से कोई एक बेलन दिया हुआ है, उसके यानी लंबाई में यदि प्रतिशत परिवर्तन हमारी 2% है, तो आपको बताना कि दोस्तों इसका जो आधार का क्षेत्रफल है उसके अंदर वृद्धि कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक का जो रेशियो होता है वो 1:2:3 होता है। दोस्तों यदि हमारी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हमारी 2% हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यानी कि हमारे जो कार्य ऊर्जा परमे वाला है यानी संवेग एवं एनर्जी में संबंध होता है, उसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों के संबंध के अनुसार भी अपन इसको निकाल सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल होता है वह एल स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी जो एरिया होता है दोस्तों उसकी जो त्रिज्या हो गया उसकी जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों हमारा जो डेल्टा ए अपॉन में ए होता है वो हमारा कितना हो जाएगा 2 डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाएगा, क्योंकि यानी दोस्तों यह इसकी स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोस्तों में डेल्टा एल अपॉन एल यानी इसकी लंबाई में वृद्धि 2% दी हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में यानी प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4% हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर हम क्या पूछा गया है कि एक ठोस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो इसके रेखीय प्रसार गुणांक होगा। एंड दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास एक ठोस है और उसका जो यानी क्षेत्रफल का जो प्रसार गुणांक है वो आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों, यानी बीटा का मान दिया हुआ है। तो आपको एल्फा का मान पूछा गया है, इसका जो यानी रेखीय प्रसार गुणांक होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। यदि आपको क्षेत्रफल प्रसार गुणांक यानी 2 दिया हुआ है, तो आयतन प्रसार गुणांक दोस्तों इसका हाफ हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी किसी यानी ठोस का यदि क्षेत्रफल यानी जो हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो हमें कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा दोस्तों वह है 1 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक पूछता तो आयतन हमारा कितना हो जाता है, वो जाता 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास यानी इस प्रकार से कोई एक बीकर है, वह पूर्ण रूप से यानी जल से भरा हुआ है और उसका टेम्परेचर में दिया हुआ 4 डिग्री सेल्सियस है। अब दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा द्रव्य है वो यानी कौन सी कंडीशन में यानी बाहर की ओर बहने लगेगा, यदि इसका जो हमारा टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देते हैं या इसको नीचे तक यानी कर देते हैं, इसको ठंडा कर दिया जाता है या गर्म कर दिया जाता है, या यानी दोनों ही कंडीशन में दोस्तों इसका जो हमारा जल है वो बाहर की ओर बहने लगेगा, यानी कोई या फिर कोई सी कंडीशन में वह बाहर नहीं बहेगा। ये इस क्वेश्चन में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखना कि जो हमारा जल होता है उसका दोस्तों जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है दोस्तों, वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, यानी इसका जो घनत्व मैक्सिमम होता है वो कहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ से इसको यदि अपन गर्म करते हैं या इसको ठंडा किया जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगी दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होता है, वृद्धि होती
है तो आयतन में वृद्धि होने के कारण दोस्तों हमारा जो जल होगा वह बाहर की ओर बहने लगता है। यानी जैसे ही इसका आयतन में वृद्धि होगी तो दोस्तों जल होगा वो बाहर की ओर बहने लगेगा। तो याद रखना दोस्तों, यदि इसको 4 डिग्री सेल्सियस से उस पर गर्म किया जाता है या इसको नीचे ठंडा किया जाता है, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों हमारा जो जल होगा वो बाहर की ओर यानी बहने लगेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, इसके अंदर दोस्तों यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया। इसका राइट आंसर आप सभी बच्चे आसानी से यानी टिक कर चुके होंगे। इसके अंदर में क्या बताना कि रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा एवं क्षैतिज प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा का अनुपात होता है। यानी इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। तीनों का अनुपात क्या होता है तो दोस्तों हम जब भी जानते हैं इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। यानी यदि हमारा रेखीय प्रसार गुणांक हमारा 1 दिया हुआ हो तो आयतन प्रसार गुणांक 2 और यानी क्षेत्रफल प्रसार गुणांक 2 और आयतन प्रसार गुणांक 3 होता है। यदि दोस्तों में रेखीय प्रसार गुणांक 2 दिया हुआ है तो आयतन प्रसार गुणांक इसका 2 × 4 हो जाएगा और क्षेत्रफल यानी आयतन तो दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका 3 × 6 और क्षेत्रफल हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से याद रखना रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन इन तीनों का जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हाँ आपके लिए 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ठंडे प्रदेशों में जल पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है कि ठंडे हमारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दोस्तों हमारे जो जल के जो पाइप होते हैं वो कभी कभी फट जाते हैं। आपको बताना है इसका रीज़न क्या होता है कि पाइप सिकुड़ जाते हैं या पानी जम जाने पर फैलता है या जब पानी जमता है तो इसका दाब बढ़ जाता है या जब पानी जमता है तो यानी पाइप से ऊष्मा ग्रहण करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कि दोस्तों हम जानते हैं इसका जो आयतन होता है वो मिनिमम कहाँ पर होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे ही इसे अधिक यानी दोस्तों इसको ठंडा किया जाता है इसका टेम्परेचर कम होगा तो वैसे वैसे इसके आयतन में वृद्धि होती है। तो पानी के जम जाने पर दोस्तों यह फैलता है और पानी के फैलने के कारण ही दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो बर्फ़ होती है वो आगे पीछे तो जा नहीं सकती। इसके आयतन में यदि वृद्धि होगी दोस्तों यहाँ पर यानी कि इसका आयतन में एक्सपेंशन होगा जो हमारा पाइप होगा वो फट जाएगा। तो याद रखना है यानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो हमारा जो पानी होता है वह जम जाने के बाद उसके आयतन में वृद्धि होता है यानी फैलता है और इसी के कारण ठंडे प्रदेशों में जो हमारे जल के पाइप होते हैं वो कभी कभी फट जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक एल लंबाई की बेलनाकार धात्विक छड़ को एक वलय के रूप में थोड़े से गैप के साथ मोड़ा जाता है। तो इसको गर्म करने पर दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास हमारी एक बेलनाकार छड़ है उसकी लंबाई हमें एल दी हुई है, उसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है। इसकी दोस्तों हमारी रेडियस है वो आर दी हुई है और दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो हमें डी दी हुई है और इसका जो गैप है वो हमें एक्स दिया हुआ है। तो याद रखना दोस्तों जैसे ही यदि अपन इसको गर्म करते हैं तो दोस्तों हमें बताना कि कौन सी अन्य चीज़ हमारी घटेगी और कौन सी राशि हमारी बढ़ेगी। तो दोस्तों याद रखना जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो इसकी सभी चीज़ों में एक्सपेंशन होगा। यानी दोस्तों हमारी इसकी जो मोटाई होगी उसके अंदर भी हमारा एक्सपेंशन होगा और दोस्तों इसकी लंबाई एक्सपेंशन होने के कारण इसके रेडियस का मान भी बढ़ जाएगा और दोस्तों यानी एक्स का मान होगा वो भी दोस्तों हमारा और छोटा जाएगा। यानी जैसे ही इसको यदि अपन गर्म करेंगे दोस्तों एक्स का मान भी बढ़ जाएगा, आर का मान भी बढ़ेगा, डी का मान भी बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी एक्स, आर एवं डी यानी सभी बढ़ जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक धात्विक गोले के आयतन में वृद्धि 0.24% है। यदि इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि आपके पास एक धात्विक गोला है, यदि इसके टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि की जाती है तो इसका जो आयतन होता है वो है 0.24 यानी प्रतिशत बढ़ जाता है। यानी दोस्तों यदि इसका पहले का जो आयतन है वो हमारा 100 है तो वह बढ़कर कितना हो जाता है यानी 0.24% यानी हमारा कितना हो जाएगा 100.24 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आयतन में वृद्धि कितनी हुई है यानी डेल्टा वी कितनी हो रही है हमारे 0.24 हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन निकालते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा आयतन प्रसार गुणांक गामा का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा वी अपॉन में वी और यहाँ पर डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी का मान हमें कितना दिया हुआ है 0.24 दिया हुआ है। और दोस्तों यदि हमारा प्रतिशत है या तो दोस्तों प्रतिशत को उठाने के लिए यहाँ पर अपन 100 कर देंगे या फिर दोस्तों यदि अपन इस प्रकार से यदि अपन निकालना चाहते हैं कि तो हमारा डेल्टा वी का मान तो 0.24 हो जाएगा और वी का मान हमारा कितना हो जाएगा 100 हो
हो जाएगा। और डेल्टा टी का मान दोस्तों हमें 40 दिया हुआ है। इसको सरल रूप में लिखने के लिए दोस्तों अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा और ऊपर 10 की घात हमारा -2 पहले से है और ये 3 यानी नीचे वाली जाएंगी तो हमारे -2 3 यानी 5 हो जाएंगे, 10 की घात -5 हो जाएगी और नीचे बचेगा हमारा ओनली 4। यदि इसको अपन इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 बचेगा। यानी दोस्तों गामा का हमारा मान कितना निकल कर आया है 6 × 10 की घात -5। दोस्तों यह हमारा आयतन प्रसार गुणांक है और हमें पूछा गया है रेखीय प्रसार गुणांक। यदि दोस्तों हमारा आयतन प्रसार गुणांक गामा का मान हमारा 6 × 10 की घात -5 है तो हम जानते हैं इन तीनों का रेशियो 1:2:3 होता है। यदि हमारा 3 है तो ये हमारा 1 होता है, यानी दोस्तों इसको अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो यदि इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों हमारा रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 × 10 की घात -5 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इन दोस्तों एक धातु गोले के आयतन में यदि 0.24% की वृद्धि होती है तो इसके ताप में यदि 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो इसका जो धातु यानी रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 × 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक धात्विक छड़ की 0 सेंटीमीटर पर लंबाई 5 मीटर है और इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यानी 5.01 यानी 01 मीटर हो जाती है तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। यानी दोस्तों आपको लंबाई पहले ये दी हुई है और उसके बाद में लंबाई इतनी हो जाती है टेम्परेचर को इतना बढ़ाने पर, तो आपको बताना है इसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। तो दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक हमारा एल्फा होता है, उसका फॉर्मूला होता है याद रखना डेल्टा एल अपॉन में एल और यहाँ पर अपॉन में होता है डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल का मान दोस्तों में कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई पहले 5 है फिर यानी 5.01 हो गई तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है 0.01 हुई है। और दोस्तों पहले लंबाई का मान हमारा 5 है और इसका टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हो रही है वो हमारी हो रही है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा इसको अपन यहाँ पर यदि 10 लिखेंगे तो दोस्तों हमारा 10 की पावर 3 तो ऊपर हो जाएगी और ये 2 चली जाएगी तो 10 की घात -5 हो जाएगी और ये हमारा नीचे हो जाएगा 5। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से दोस्तों धातु का जो रेखीय प्रसार गुणांक होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 × 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक हमारा कितना निकल कर आया है 2। दोस्तों याद रखना कि हमारा जो आयतन यानी रेखीय प्रसार गुणांक होता है एल्फा वो डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा थीटा होता है और क्षेत्रफल प्रसार गुणांक होता है वो डेल्टा ए अपॉन में ए यहाँ पर डेल्टा थीटा होता है। और दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक हमारा डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा थीटा होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों फॉर्मूले में से अपन दोस्तों इसको मान निकाल सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक झील की सतह पर ताप 2 डिग्री सेल्सियस है तो झील की तली पर दाब होगा। तो दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक झील है, उसके अंदर झील के अंदर दोस्तों इस प्रकार से पानी भरा हुआ है। तो झील की दोस्तों ऊपरी सतह है यानी ऊपरी तली है, उसका टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इस तली पर जो हमारी पानी की परत होगी उसका टेम्परेचर कितना होगा यानी इसका ताप कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो जल होता है उसका जो आयतन होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व दोस्तों मैक्सिमम इसका कहाँ पर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे ही दोस्तों यदि अपन इसको यानी कम यानी इसका टेम्परेचर करते हैं या इसका ज़्यादा करते हैं, इसका जो घनत्व होता है उसके अंदर क्या होती है यानी कमी ही होती है, यानी इसका जो घनत्व मैक्सिमम कहाँ पर ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस वाले जो जल यानी हमारा ऊपर होगा इसका घनत्व हमारा नीचे की तुलना में कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों हमारा जो जल होगा वो नीचे का नीचे ही रहेगा और ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों नीचे का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस होता है पूर्ण का, फिर जैसे ही ऊपर का टेम्परेचर अपन और कम करते हैं तो इसका घनत्व हमारा ऊपर का ही कम होता है और दोस्तों नीचे का घनत्व हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो इसके कारण नीचे वाला जो द्रव होगा दोस्तों हमारा यानी कि हमारा वहाँ पर ही बना रहेगा, यह ऊपर नहीं आएगा, इसका एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक्सचेंज नहीं होने के कारण दोस्तों नीचे वाला जो हमारा जल होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यहाँ पर जल न रहकर यदि और कोई अन्य द्रव्य होता तो वहाँ पर क्या होता कि जैसे ही हमारा 2 डिग्री सेल्सियस होता और नीचे आने का जो जल यानी घनत्व है दोस्तों वह कम हो जाता और यह घनत्व कम होने के कारण यह तो हमारा ऊपर चला जाता और ये वाला नीचे आ जाता। तो इस प्रकार से द्रव्य यानी दोस्तों हमारा एक्सचेंज हो जाता और उस पूरे का दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर होता वो इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे द्रव्य के असामान्य व्यवहार के कारण दोस्तों जलों की जो तली पर टेम्परेचर होगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैं क्या बताना है कि जब वाष्प द्रव्य संघनित होती है तब। दोस्तों ये हमारा कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यानी दोस्तों मैंने आपको जो लगभग 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो हमारा जो तापीय प्रसार था यानी कि एक्सपेंशन था, उसके क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब दोस्तों हमारे जो यानी आगे के 10 क्वेश्चन हैं वो हमारे कैलोरीमेट्री के होंगे। और दोस्तों कैलोरीमेट्री के यही 10 क्वेश्चन नहीं हुए, इसके 20-25 क्वेश्चन और है, वो हमारा इसका जो अंतिम पार्ट होगा उसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों के ऊपर हम करते हैं। हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है कि जब वाष्प द्रव में संघनित होती है तब। यानी दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा जो कोई हमारा वाष्प है, यदि वह द्रव के रूप में चेंज हो रही है तो आपको बताना कि यह ऊष्मा को अवशोषित करती है या ऊष्मा मुक्त करती है, इसके ताप बढ़ता है या इसके ताप घटता है। दोस्तों अपन क्या करते हैं, वाष्प में यदि द्रव में बदल रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसके जो अणु वो पास पास आ रहे हैं, इसके आयतन में कमी हो रही है। तो आयतन में कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कि दोस्तों इसके द्वारा क्या होगी यानी एनर्जी मुक्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो पहले इसके आयतन में यानी कमी हो रही है यदि गलनांक के रूप में, यानी इसके जो अणु वो पास पास आ रहे हैं, इसके अणु पास पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अणु की स्थितिज ऊर्जा घट रही है। जितनी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों इसकी घटेगी यानी कि उतनी ही दोस्तों हमारी ऊष्मा मुक्त होगी। ये दोस्तों यदि ये वाला यानी कि आपको कथन याद नहीं रहा तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हमें द्रव्य को यदि वाष्प में बदलना है तो दोस्तों अपन इसको ऊष्मा देते हैं, यानी इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि इसका विपरीत यानी प्रक्रिया हो रही है, वाष्प से यदि इसका यानी हमारा द्रव्य हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी यानी कि एनर्जी मुक्त होगी। यानी यह इस प्रकार से यह प्रक्रम करने के लिए यदि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसका विपरीत प्रक्रम होने के दौरान यहाँ पर एनर्जी मुक्त होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जब वाष्प द्रव में संघनित होता है, दोस्तों वाष्प होता है वो द्रव में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी मुक्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना है कि एनटीपी पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, गहरी खदान के अंदर जल किस ताप पर उबलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी लिक्विड होता है, जो जल होता है, उसका दोस्तों जो क्वथनांक होता है या जो हमारा उबलता है, जिस बिंदु पर जो हमारे पॉइंट होता है, ये क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, इसका जो मान होता है दोस्तों प्रेशर के साथ हमारा बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ जाता है, जैसे वैसे वैसे दोस्तों हमारा जो इसका जो क्वथनांक का मान होता है वो भी बढ़ जाता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो गहरी खदान होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर का मान बढ़ने के कारण दोस्तों इसका क्वथनांक का मान भी बढ़ जाएगा। यदि यह सामान्य यानी दाब पर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो खदान के अंदर इसका जो हमारा क्वथनांक होगा दोस्तों वह 100 से अधिक हो जाएगा, यानी 100 से अधिक टेम्परेचर पर यह उबलेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो गहरी खदान होती है उसके अंदर प्रेशर अधिक होता है। वो याद रखना प्रेशर के मान बढ़ने पर दोस्तों इसका जो क्वथनांक का मान होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। तो इसका जो हमारा क्वथनांक हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर यानी 100 से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 42 क्वेश्चन है। 42 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, इसका अर्थ है। दोस्तों हमें क्या बताना कि आपके पास कोई एक ऐसा पदार्थ है, इसकी दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा है वो ऐसे में अनंत दी हुई है। तो आपको बताना कि इसका अर्थ क्या है, कि पदार्थ ऊष्मा दे रहा है या पदार्थ ऊष्मा ले रहा है, या ऊष्मा ली जाए या दी जाए, ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों हमें क्या बताना कि आपको यानी इस विशिष्ट ऊष्मा अनंत दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों आपको विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। विशिष्ट ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा Q अपॉन में क्या होता है कि m डेल्टा T होता है या m डेल्टा थीटा होता है। दोस्तों यहाँ पर थीटा टेम्परेचर होता है, वो Q हमारी ऊष्मा होती है। यहाँ पर दोस्तों में इसका मान अनंत दिया हुआ है, यानी कि इसका मान अनंत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो दोस्तों हमारा डेल्टा थीटा का मान हमारा 0 होता है और एनर्जी का मान दोस्तों अपन यानी कुछ भी रख सकते हैं, यानी ऊष्मा का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों अपन यानी इसके मान को किसी भी प्रकार से चेंज करें तो हमारा ताप में परिवर्तन होगा वो हमारा शून्य होगा, यानी ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों किसी पदार्थ की यदि विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो तो इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारा जो पदार्थ है इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए, कितनी भी ऊष्मा दी जाए, इसके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है यानी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता को दोस्तों अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी दोस्तों हमारा कई पदार्थ क्या होते हैं कि उसको थोड़ी सी ऊष्मा देने पर वो हमारी गर्म हो जाती है, वह अधिक ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर सकती है। यानी यदि हमारे कोई यानी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि उसको यानी दोस्तों अपन कितनी भी ऊष्मा दे दें लेकिन उसका जो टेम्परेचर का मान होता है वो हमारा यानी उसके अंदर बहुत ही कम वृद्धि होती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल होता है जल। दोस्तों जल होता है उसको जनरेटर के रूप में काम मिल जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों बस के अंदर जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर यानी
हमारा जो यानी दोस्तों हमारा जल डाला जाता है। तो जल क्यों डाला जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारे जानते हैं कि हमारा इंजन जब चलता है तो वह गर्म हो जाता है। तो उसकी जो हमारी दोस्तों ऊष्मा है, जल क्या करते हैं उसकी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और हमारा जल का टेम्परेचर होता है उसके अंदर बहुत कम वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है वो हमारी बहुत अधिक होती है। तो याद रखना, जिसकी यानी यदि हमारी विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो तो इसका मतलब क्या है कि उसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए उसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना है कि एक वायुयुद्ध पात्र की में गैस को 25 से 90 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म किया जाता है तो गैस का घनत्व है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक पात्र है, यानी वह वायुयुद्ध है। यानी इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसका यानी जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा चेंज नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा स्थिर है, इसके आयतन में किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हो सकता। और दोस्तों यदि इसके अंदर गैस भरी हुई है और इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो अब आपको बताना कि यह थोड़ा सा, इसका जो हमारा घनत्व होगा वह थोड़ा सा बढ़ेगा या पर्याप्त बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या थोड़ा सा घटेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो यानी गैस होती है उसका जो मास होता है दोस्तों वह ताप के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी हमारा नियत यानी निश्चित कर दिया गया कि इसको कितना भी गर्म किया जाए यानी गैस को तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका जो घनत्व होगा हमारा अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों यदि हमारे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों इसका घनत्व होगा वो हमारा बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, यानी दोस्तों इसके आयतन में वृद्धि होने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो पात्र है वो वायु युद्ध होने के कारण क्या होगा दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम होगा वो यानी एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, इसके आयतन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। यानी यह इस पर प्रेशर यानी प्रेशर का मान बढ़ जाएगा लेकिन इसके आयतन में वृद्धि नहीं होगी, और आयतन में भी वृद्धि नहीं होने के कारण दोस्तों इसका जो घनत्व होगा हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताने की नियत ताप पर एक ठोस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। दोस्तों हमें क्या बताना कि आपके पास एक ठोस पदार्थ है। अब दोस्तों इसको यानी किसी नियत ताप पर इसको यानी इतनी ऊष्मा दी जाती है कि दोस्तों यह हमारे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी कि यह ठोस पदार्थ है, यह द्रव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस दौरान दोस्तों इसकी जो यानी जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा को मान को बताना है उसको क्या कहते हैं, यानी इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा क्यों क्या कहेंगे। तो दोस्तों याद रखना कि हमारा आपके पास इकाई द्रव्यमान का कोई हमारा ठोस पदार्थ है, यदि उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है द्रव में यानी बदलने के लिए उस ऊष्मा को कहते हैं अपन गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो एकांक यानी द्रव्यमान का कोई एक यानी ठोस पदार्थ है उसको यदि क्यों ऊष्मा देकर के इसको द्रव में यानी परिवर्तित किया जाता है तो हमारी जो क्यों ऊष्मा होती है दोस्तों इसे ही अपन गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अंदर हमें क्या बताना है कि किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा सदैव। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारे पदार्थ है, हमारे पास कोई एक पदार्थ है, इसके दोस्तों वाष्पन की जो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है वह इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है या इसकी उद्रवपातन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है या उद्रवपातन की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से कम होती है। दोस्तों याद रखना पहले ही तो आपको पता होना चाहिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि दोस्तों आपके पास इस प्रकार से कोई हमारा द्रव है और इसको यदि अपन वाष्प में चेंज कर रहे हैं यानी इसकी अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके दौरान दोस्तों इसको जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि हमारा तो कोई भी यानी दोस्तों जैसे कि हमारा ठोस पदार्थ है एग्जाम्पल के तौर पर बर्फ है, यदि दोस्तों इसको अपन द्रव में चेंज करते हैं तो इसके दौरान जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको अपन कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों याद रखना जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो हमेशा गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारे यदि अपन ठोस से यदि किसी पदार्थ को द्रव में चेंज करें तो दोस्तों यहाँ पर आयतन में वृद्धि कम होती है यानी इसको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, बल्कि दोस्तों द्रव से यदि अपन गैस में चेंज करते हैं तो गैस के अंदर यानी ताप यानी आयतन में जो वृद्धि होती है वो मैक्सिमम होती है, इसके वॉल्यूम के अंदर अधिक प्रसार होता है और आयतन में अधिक वृद्धि होने के कारण दोस्तों इसके जो वाष्पन की जो हमारी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी वह हमारी इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 46 क्वेश्चन है 46 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जब अवस्था परिवर्तन न हो तब दी गई ऊष्मा की गणना में किस राशि की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास यानी कोई एक पदार्थ है उसको यदि अपन ऊष्मा दे देते हैं या इसके ऊष्मा ली जा रही है, यदि दोस्तों इसके यानी अवस्था में परिवर्तन न हो तो आपको बताना कि उस दौरान हमारी जो इसकी जो यानी
हमारी दोस्तों जो ऊष्मा है वह कौन सी राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों याद रखना, जो अवस्था परिवर्तन न होने पर दोस्तों हमारी जो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, Q = MS डेल्टा थीटा होता है। यानी दोस्तों यह मास पर निर्भर करती है और विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों उस पर निर्भर करती है और ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है। यानी भार, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप परिवर्तन इन तीनों पर निर्भर करेगी, बल्कि दोस्तों यह आपेक्षिक घनत्वों पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी अवस्था परिवर्तन न होने पर जो हमारी दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा होती है वो आपेक्षिक घनत्वों पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 47 क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अंकिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या दिया हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ 400 ग्राम में मात्रा को 80 डिग्री सेल्सियस पर जल की 540 ग्राम मात्रा के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास एक 504 ग्राम बर्फ़ है और आपके पास एक 80 डिग्री सेल्सियस का जल है, वह भी हमारा कितना है 540 ग्राम है। इन दोनों का यदि दोस्तों मिश्रण किया जाता है तो आपको बताना कि जो हमारा मिश्रण का अंतिम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। दोस्तों हमारी पहले यानी कि यहाँ पर एक तो 2 क्रिया होती हैं दोस्तों, हमारा जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है इससे, तो एक तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारा कम होगा यानी कि इसके द्वारा ऊष्मा मुक्त होगी। और दोस्तों दूसरी क्रिया क्या होगी दोस्तों, हमारा जो बर्फ़ है वह जल के रूप में चेंज होगा, यानी दोस्तों इसका गलनांक हो रहा है तो इसके कारण इसको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ से तो हमारी एनर्जी मुक्त हो रही है और यहाँ से हमारी ऊष्मा होती है वो हमारी इसके द्वारा ग्रहण की जा रही है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि दोस्तों हमारी जो बर्फ़ है वह 0 डिग्री सेल्सियस के जल के रूप में यदि चेंज होती है तो इसकी जो हमारी आवश्यक एनर्जी है वो कितनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारी जो गुप्त ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है, यानी दोस्तों हमारे जो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो M×L होता है। दोस्तों यहाँ पर L हमारी गुप्त ऊष्मा है और M इसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान हमें दोस्तों इसका कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। और हम जानते हैं बर्फ़ की दोस्तों हमारी जो वो यानी गलनांक की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो हमारी कितनी होती है 80 कैलोरी होती है। तो टोटल यानी दोस्तों हमारा जो इसको यानी कि जल में चेंज होने के लिए जो हमारी जो आवश्यक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32 यानी दोस्तों असल बचेगा हमारा 3, फिर 8 पंजू 40 और 40 और 3 हमारे कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 43 और ये हो जाएगा हमारे 2 0। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा ये 43,200 जाएगी। और इसी प्रकार से दोस्तों अपन निकालेंगे दोस्तों हमारा जो जल है यदि वह 80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो इसको कितनी एनर्जी यहाँ से मुक्त होगी। तो दोस्तों वह एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा MS डेल्टा थीटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों M का मान हमें कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। जल के लिए दोस्तों याद रखना विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है और टेम्परेचर में परिवर्तन हमारा कितना हो रहा है 80 का हो रहा है, यानी 80 से 0 हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो हमारी एनर्जी मुक्त होगी वो भी हमारे पहले के समान हो जाएगी, यानी कि 4000 यानी 43,200 जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो बर्फ़ है उसको जल में परिवर्तित होने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उतनी ही एनर्जी हमारा जो जल है वह 0 डिग्री सेल्सियस तक आने पर यानी दोस्तों एनर्जी मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह तो इतनी एनर्जी यानी ग्रहण करने के बाद क्या होगी दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के जल के रूप में चेंज हो जाता है और ये जल यानी दोस्तों इतनी एनर्जी को मुक्त करने के बाद हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी जल बन जाता है। यानी दोस्तों ये दोनों एनर्जी है वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगी और हमारा जो जल होगा उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों जितनी एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ़ है वह जल में बदलने के लिए आवश्यक होती है उतनी ही एनर्जी दोस्तों हमारा जो 80 डिग्री का जो जल है उसको 0 डिग्री सेल्सियस आने तक यानी मुक्त करती है। तो यहाँ से मुक्त होकर के दोस्तों यहाँ पर यह ग्रहण कर ली जाती है। हमारा जो जल का जो अंतिम टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इंजन के रेडियो एक्टरों में ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपको बताना है कि हमारे जो इंजन होते हैं उसका जो रेडियो रिएक्टर होते हैं उसको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जल की जो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा होती है वो हमारी अधिक होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होने का मतलब क्या है कि दोस्तों यदि इसको ऊष्मा दी जाती है तो इसके टेम्परेचर में वृद्धि कम होती है, यानी दोस्तों यह अधिक यानी ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है। तो इसी कारण दोस्तों जल का
उपयोग हमारा इंजन में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इंजन होता है वो क्रिया के दौरान हमारा गर्म हो जाता है, यानी उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है और उसको दोस्तों यानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हमारा जल काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों वह उच्च होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन में क्या बताना कि बर्फ़ का गलनांक होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो बर्फ़ होती है इसका जो गलनांक होता है वह दाब के साथ किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो गलनांक होता है वह प्रेशर के मान के बढ़ने पर यानी दोस्तों गलनांक का मान कम होता है और प्रेशर का मान कम होने पर गलनांक का मान बढ़ता है, यानी इसके विपरीत का समानुपाती होता है। यदि दोस्तों क्वथनांक पूछा जाए तो क्वथनांक क्या होता है कि दोस्तों यह क्वथनांक प्रेशर के समानुपाती होता है, यानी प्रेशर का मान बढ़ने पर दोस्तों हमारा जो क्वथनांक होता था उसका मान तो बढ़ जाता है, लेकिन गलनांक का मान होता है उसका मान कम होता है। तो याद रखना दाब के बढ़ने पर यानी जो बर्फ़ का गलनांक होता है उसका मान घट जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों यह भी हमारा एक अंक की क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म एक यानी बर्फ़ है, यानी 1 ग्राम बर्फ़ है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाली भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। दोस्तों आपको बताने कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ़ है, उसको भाप में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस वाली भाप में, तो आपको बताने कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ऊष्मा की में आवश्यकता होगी। पहले तो अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ है दोस्तों उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक अपन चेंज करेंगे यानी जल में। फिर क्या करेंगे, जल का टेम्परेचर दोस्तों अपन 100 डिग्री सेल्सियस तक अपन बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसका अवस्था परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको भाप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसका जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं दोस्तों ml होता है। यहाँ पर m का मान हमें 1 ग्राम दिया हुआ है और l का मान दोस्तों अपन जानते हैं कि जो हमारी बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है वो हमारी कितनी होती है, 80 होती है। यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ को यदि हमें जल में चेंज करना है तो एनर्जी की आवश्यकता हमें कितनी होगी, 80 होगी। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसको यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान दोस्तों जो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो ms डेल्टा थीटा होता है। तो यहाँ पर m का मान दोस्तों में 1 दिया हुआ है और s का मान दोस्तों हम जानते हैं कि जल की गुप्त हमारी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो हमारी 1 होती है और टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ऊष्मा की आवश्यकता हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 100, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 100। अब क्या करेंगे दोस्तों अपन, ये हमारे जो 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी जल चेंज हो गया है, अब इसको अपन करेंगे भाप में। तो भाप में चेंज करेंगे फिर से दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा m इंटू एल होता है। यहाँ पर l क्या है कि दोस्तों हमारे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है और m इसका द्रव्यमान है। यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान का मान हमें 1 दिया हुआ है और इसकी गुप्त ऊष्मा में कितनी दी हुई है, 536 दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ऊष्मा की आवश्यकता हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 536 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 80 ऊष्मा की यहाँ पर आवश्यकता हुई है और 100 कैलोरी की ऊष्मा यहाँ पर आवश्यकता हुई है और 536 की यहाँ पर हुई है। तो टोटल दोस्तों ऊष्मा की आवश्यकता होगी हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 80 प्लस 100 प्लस 536 हो जाएगी। इन तीनों को दोस्तों यदि अपन ऐड करते हैं तो हमारा ये पहले हो जाएगा 6, फिर 8 को 3 से अपन जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। तो ये 11 असल की 1 हो जाएगी, 5 और 1 6 और 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो टोटल एनर्जी की आवश्यकता हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 716 कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो याद रखना जी 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो बर्फ़ है उसको अपन 100 डिग्री सेल्सियस वाली भाप में परिवर्तित करते हैं तो आवश्यक ऊष्मा दोस्तों हमारी कितनी हो जाती है, 716 हो जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों ये हमारी इसी प्रकार से हमारे जो ऊष्मा के टॉप यानी 50 क्वेश्चन है वो तो हमारी कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों इसके लगभग मैं आपके 30 से 40 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और उन क्वेश्चनों को करेंगे अपने इसके अंतिम पार्ट में। तो तब तक दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और यदि ये क्वेश्चन आपको वास्तव में हेल्पफुल लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों हम आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत।